नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में और हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश की विख्यात शख्सियत जो कि प्रसिद्ध हैं साहित्य के क्षेत्र में और देश और विदेश के एक बड़े कथाकार के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय एस.आर. हरनोट जी। हरनोट जी, आज आप कुफरी में हमें मिले हैं और आपके साथ साहित्यकारों की टोली है, तो स्वाभाविक है कि कोई साहित्यिक यात्रा जी, हो जी। रही है। जैसा कि पिछले कल मीडिया में हमने देखा कि आपने बाबा भलकू की स्मृति में रेल यात्रा की, उसमें काफ़ी साहित्यिक गोष्ठियाँ हुई और बहुत ही सुंदर वो आयोजन हुआ। और आज कहाँ आपका पड़ाव है और क्या कुछ आज होने वाला है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले कल जो कार्यक्रम हुआ या उसके भी पीछे क्या आपके मन में ऐसा ख्याल है और किस भाव से, किस समर्पण से आप ये यात्रा कर रहे हैं, ये ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका और हिमालयन डिजिटल मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कल भी हमारी कवरेज की और आज आप कुफरी हमारे साथ कवरेज के लिए पहुँच गए। और आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि कल का जो कार्यक्रम कैसा रहा, तो आप जानते हैं कि हम वर्ष 2017 से बाबा भलकू कालका शिमला रेल साहित्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही हमारा था, जब ये हमने ये सोचा था कि बाबा भलकू के नाम से रेलवे ने म्यूज़ियम बनाया है। और जब वर्ष 2008 में यूनेस्को ने इस रेलवे लाइन को हेरिटेज रेल घोषित किया, तो उस टाइम जो कार्यक्रम था वो उसी बाबा भलकू म्यूज़ियम में हुआ था। उसी दौरान शायद ये स्थापित भी हुआ था। हालांकि आज थोड़ी सी इसकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ विजिट रेगुलर नहीं होती। तो मैं ये भी निवेदन करता हूँ दर्शकों से, प्रदेश सरकार से और रेलवे से कि उस म्यूज़ियम का अगर जीर्णोद्धार हो जाए और उसके रेगुलर उसको खोल दिया जाए तो सारे लोग लाभान्वित होंगे। और इसीलिए ये हमने सोचा कि बाबा भलकू को हम भूल रहे हैं, जिनका हिंदुस्तान तिब्बत रोड में एक मज़दूर के नाते, वो अनपढ़ मज़दूर थे, उनके नाते अंग्रेज़ों ने भी उनका लोहा माना और उनको कई प्रशंसा पत्र तो दिए ही, लेकिन एक अनपढ़ मज़दूर को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरशियर की उपाधि देती है, ओवरशियर का मतलब है कि एसडीओ जिनको हम बोलते हैं, अभियंता, तो एक अनपढ़ अभियंता वो थे। तो उनका, हालांकि उन्होंने कोई शायद उनकी जो रोज़नामचा है उसमें वो चीज़ें दर्ज होगी जो हमें नहीं मिली, लेकिन सर्टिफिकेट से ये पता लगता है, जो प्रमाणिक हमारे पास चीज़ें हैं जो भलकू के परिवार ने संभाल के रखी हुई है। उनकी जो चिट्ठियाँ हैं उसमें यह लगता है कि एक मज़दूर को उसकी अद्भुत और दिव्य प्रतिभा का लोहा मानते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें ओवरशियर तक की उपाधि दी। तो इसलिए जो लोक में प्रचलित है, जो आस्था लोगों की भलकों के प्रति है, आप देख रहे हैं कि जहाँ हम कुफरी में खड़े हैं उसके नीचे से एक रोड जा रहा है जो वहाँ मशोबरा से निकलता है और ठियोग के रास्ते में पीछे मिल जाता है, उसको बाबा भलकू रोड आज भी कहते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो कथाएं लोग बताते हैं कि जब सतलुज पे पहला पुल लगा तो वो उसको अंग्रेज बनाते थे और नींव भी दूसरे दिन ढल जाती थी। यही भलकू आए थे जिन्होंने कई चीज़ों को लेके उसकी नींव रखी और वो पुल बना। और अंग्रेज ये मानते थे कि इस भलकू की तरह हमारे पास कोई आदमी नहीं है, क्योंकि जब वो सर्वे हो रहा था उस रोड का, तो तब इतने जो सही मायनों में हिमालय है, वो आप किन्नौर का हिमालय ही देख सकते हैं, जो हाई हिमालय रेंजेज है, वहाँ से रोड का निकालना बहुत कठिन है और आज भी डर लगता है उस रोड में जाने से। तो भलकू ने, वो तो कहते हैं एक जिस तरह एक कोई मतलब वो दिव्य आत्मा होती है कि जो यहाँ से छलांग लगा के दूसरे तरफ वो पहुँच जाता था, तो इतना उसमें बल था। और फिर ये कहते हैं कि जब वो रिटायर हुआ, जब कालका शिमला रेलवे का सर्वे हो रहा था, तो कई कंपनियां आई, लेकिन अब देखो परमाणु से कितनी हाइट है, मतलब मेरे को लगता है कि वहाँ 700
800 फीट है, और उसके बाद आप 6000 फीट पे शिमला वो पटरी लानी थी, तो असंभव लग रहा था। लेकिन यही भलकू कहते फिर अंग्रेज़ों के काम आए, और उन्होंने ये सर्वे में बहुत मदद की। और कहते उनके पास एक कुबड़ी होती थी, और वो दिव्य छड़ी भी उसको बोलते थे। और फिर अंग्रेज़ों से उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के लिए, और फिर वो अपनी छड़ी से नापते थे, और फिर वो मतलब उस सीध में वो सिक्के रख देते थे। तो आज देख रहे हैं कि वो हमें पता ही नहीं लगता कि वो इतनी चढ़ाई पे वो ट्रेन चल रही है। तो यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो भड़ोक की टनल है, जो मेजर भड़ोक जो इतने बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने वो पहले बनाई, लेकिन उसके सिरे नहीं मिले। तो ये कहा जाता है कि यही भलकू वहाँ भी इनके सहयोगी बने, और भलकू ने पहले बोल दिया था कि इसके सिरे नहीं मिल रहे हैं, और जिसका प्रमाण आज भी भड़ोक जो टनल है उसके ऊपर एक दूसरी टनल है, वो बंद है, वो है वहाँ पे। और इतना सुंदर स्टेशन है वो, कि उन्होंने वो 4 किलोमीटर जब अपने उसी तरीके से वो मतलब उसका सर्वे किया, तो दोनों सिरे मिले, और दुर्भाग्यवश उसको मेजर ब्लॉक को 1 रुपये का फाइन हुआ, और उसने सुसाइड कर दिया था। देखिए, ये तो एक बहुत व्यापक विषय है और शोध का भी विषय है कि किस प्रकार एक अनपढ़ इंजीनियर ने, जो आज हम कालका शिमला रेलवे लाइन देखते हैं, यदि उस रेलवे लाइन में किसी ने आत्मा डाली है तो वो है बाबा भलकू, जो हमने आपकी बातों से समझा। अब बाबा भलकू की स्मृति में आप साहित्यकारों को बुलाते हैं, तो शायद ये देश भर का एक ऐसा आयोजन होगा कि जहाँ साहित्य को जोड़ दिया जाता है इतिहास से, साहित्य को जोड़ दिया जाता है प्रकृति से, तो प्रकृति का आनंद लेते हुए, इतिहास की समझ रखते हुए, और उस महान एक दिव्य आत्मा बाबा भलकू, जिनकी बदौलत इन पहाड़ों में आज हम देखते हैं कि छुक छुक करती हुई रेल आती है, जो कि एक आकर्षण का केंद्र भी है और यहाँ के पर्यटन को भी जिससे बढ़ावा मिला है, आप उनको स्मरण करते हैं। और आपने कहा कि आप काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, लगभग 8वीं ये यात्रा है, तो इसमें कि आपको सरकार से भी सहयोग मिलता है इतने बड़े इस आयोजन के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पीछे गोष्ठी चल रही है, वहाँ पर देश भर के अलग अलग भागों से लगभग 32 या 33 साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं। इतना बड़ा ये आयोजन है, तो सरकारें काफ़ी आई है, 8 वर्ष आपको लगातार इस यात्रा के हो गए, तो किस प्रकार की मदद आपको सरकार करती है इन आयोजनों में? जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, तो हम सरकार के आभारी हैं, और रेलवे के भी आभारी हैं कि वो हमारा मोरल सपोर्ट देती रही है। आज तक सरकार ने, हम हर बार सरकार के किसी नुमाइंदों को बुलाते हैं कि आप फ्लैग ऑफ करो, हमारी यात्रा को प्रोत्साहित करो, जो बाहर से लेखक आ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से हमें सरकार का साथ मिलता है। और इस बार तो हम आभारी हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी के, कि उनको जब हमने ये बताया, तो वो दूसरी बार इस यात्रा के मुख्य अतिथि थे। हमने भाषा विभाग को भी प्रोजेक्ट भेजे कि भाई चलो हमारे को कुछ, लेकिन इस बार उन्होंने आंशिक हमारा जो सहयोग किया, उसके लिए हम आभारी हैं। और इसलिए हम इस यात्रा के लिए 5500 पहले लेते थे, लेकिन उसमें हम वो डिवाइड करके जो उन्होंने सहयोग दिया हमारा, वो 1000 रुपये हमने कम कर दिया उनके लिए, तो इसलिए हमने 4500 ही लिया उसका उसका मतलब कुल मिला के ये आपसी सहयोग से आपसी सहयोग से यात्रा है। आंशिक रूप से आपको बिल्कुल मदद सरकार हाँ, करती है, और रेगुलर नहीं करती, इसी बार किया। और आप देखो जितने लेखक बाहर से आते हैं, वो लेखक अपने खर्चे पे आते हैं, आना जाना उनका अपना है, खाना पीना उनका अपना है। तो इसलिए हम उनसे जो नॉमिनल अमाउंट जो हम लेते हैं, नॉमिनल अमाउंट मतलब उसमें हमें 2 दिन की व्यवस्था करते हैं, जिसमें रेल का जो टिकट है वो हम बड़ोग तक जाते हैं, हम बड़ोग में, लेकिन हमारे को कालका तक और कालका से वापसी शिमला तक लेना पड़ता है, फिर बस से, फिर इतना वो है, इसमें सुविधा भी रहती है। लेकिन लेखक जिस तरह परिवार से जुड़ते हैं, हमारे एक परिवार की तरह हम रहते हैं। और आपने एक ये पूछा कि साहित्य और इसका एक ये अद्भुत मेल है, तो बिल्कुल साहित्य, वैसे भी ये कहते हैं पहले कि वो समाज का दर्पण है, तो हमने ये सोचा कि साहित्य, आप देखिए कि इतिहास से कई चीज़ें निकल जाती है, लेकिन साहित्य उसको महफूज रखता है, उसमें और उसको जिंदा रखता है। उसमें तिथियाँ ही नहीं होती, लेकिन बाकी सब सच होता है। और साहित्य इतिहास में हमें बोलते हैं कि उसमें तिथियाँ ही ठीक होती है, बाकी कहते हैं आप विश्वास नहीं कर सकते उसके ऊपर। आज ये यात्रा क्या वहाँ बाबा भलकू के गांव तक बिल्कुल, जाएगी? हमने इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ जोड़ी है आज, कि मतलब ये साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, ये तीनों चीज़ों का संगम है
ये जो ये यात्रा है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से जाके भलकू के गांव जाते हैं और उनका एकमात्र घर है, वहाँ धावा बोल देते हैं वहाँ हर साल जाके। तो वहाँ दुर्गा दत्त जी एक जो बड़े वरिष्ठ हैं, उनके पास आज भी वो जो डॉक्यूमेंट है वो महफूज है और दिखाते रहते हैं सबको। तो हमने इसमें ये चीज़ जोड़ी कि जिन लोगों ने भलकू की समृद्धियों को ताज़ा रखा हुआ है पहले से, वो छठी पीढ़ी के लोग हैं। और वहाँ बी आर मेहता जी हैं जो 90 साल के होने वाले इस वक्त, 90 साल के, और वो कई देश की कई आकाशवाणियों में वो उद्घोषक रहे, रंगकर्मी है बड़े मशहूर। तो हम जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने भलकू की समृद्धि में एक समिति बनाई और भलकू पार्क का निर्माण करवाया उन्होंने चाइल में। हालांकि वहाँ लेखकों को हम इसलिए नहीं ले जाते कि वहाँ जाने की जगह ही नहीं है, वो टूट फूट गया। उनकी मूर्ति पहली मूर्ति है जो वहाँ लगी हुई है। तो हमने कल शांति साहब को और सरकार से भी निवेदन किया कि कम से कम उस पार्क को, एक चाइल ये वर्ल्ड का फेमस पर्यटक स्थल है, तो उसको वो थोड़ी सी साज सज्जाई कर दे उसकी, ठीक है ना। हम भी मदद करेंगे अगर सरकार के पास नहीं है पैसे, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे लिए एक उपहास की बात होती है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत है जिसके नाम से म्यूज़ियम है, जो लोक आस्था में इतने हैं, तो आप उस भलकों की मूर्ति को तक और जो पार्क के टूटे फूटे बेंच है उनको आप ठीक नहीं कर सकते। तो हम निवेदन कर रहे हैं यहाँ। और फिर हम यहाँ से जैसे कुफरी हम आए तो हम सरकार को ही रेवेन्यू दे रहे हैं इसके माध्यम से। हमारे लेखक सारे हिमाचल टूरिज्म के होटलों में ठहरते हैं। हिमाचल, हम बाहर कहीं प्राइवेट नहीं जाते। कुफरी में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम पैलेस होटल चाइल में लंच करते हैं, उसके बाद मेघदूत में हम शाम की चाय पीते हैं। ये रेवेन्यू सरकार को ही जा रहा है ना, पर्यटन विभाग को, सबको जा रहा है। प्रचार प्रसार हिमाचल सरकार का ही हो रहा है। हम हिमाचल की तरफ से लेखकों का सम्मान करते हुए 31 लेखक बाहर से आए हुए हैं। तो हम और रेलवे को मुफ्त की पब्लिसिटी देते हैं। हालांकि रेलवे का जो सहयोग है वो बहुत सहयोग हमारे साथ रहता है, जिसमें स्टेशन अधीक्षक गेरा, संजय गेरा जी हैं, और स्टेशन जो मास्टर है जोगिंदर सिंह बोहरा जी, उनका सहयोग रहता है, व्योम जी का सहयोग रहता है। और इस बार DRM जो अम्बाला के हैं उनका हमारे साथ मॉडल स्पोर्ट रही। और उनके जो CIA थे, वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर थे, वो उनका गौरव जी, उनका सहयोग रहा। और हम चाहते हैं कि चलो ये मनी, हालांकि बिना पैसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं बाहर से आके, मतलब उनके हम बहुत आभारी हैं कि वो सहयोग देते हैं और तब ये यात्रा शुरू होती है। आप देखो कि इस बार मुंबई से हमारे साथ 5 लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं, फिरोजपुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास लोग हैं, हरियाणा से लोग हैं, कानपुर से हमारे साथ लोग हैं, और बड़े प्रख्यात नाम हैं सारे। और फिर सोलन, हिमाचल के तो विभिन्न भागों से हमारे साथ है, मंडी से, जोगिंदर नगर से हैं, बिलासपुर से हैं, सोलन से हैं, और अपरी शिमला से हैं सारे लोग। तो मीडिया जो हम रिलीज़ देते हैं उसमें हम सबके नाम उसमें लिखते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा 2 दिन का इतना अच्छा ग्रुप और एक परिवार हमारा बन जाता है कि इससे कई चीज़ें होती है कि एक तो हम साहित्य में बात कर लेते हैं, संस्कृति के में बात करते हैं, पर्यटन स्थलों में घूम लेते हैं, और इसी बहाने हम बाबा भलकू को याद करते हैं और उन सभी मजदूरों को याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड में काम किया हुआ है और जिन्होंने रेल की पटरी बनाने में सहयोग दिया। कुछ लोग अब आज नहीं है वो मजदूर, वो किंवदंतियाँ हैं उनकी, लेकिन उनमें से जो भलकू जिस तरह उभरे हैं, तो ये यात्रा भलकू के साथ उन मजदूरों को भी समर्पित है जो देश की अपनी तरह की यात्रा है। और देश इसलिए भी अपनी तरह की यात्रा है कि चलती ट्रेन में गोष्ठियाँ शायद ही कोई कंसेप्ट और जगह हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ा एक आयोजन होता है जो अब देश भर में प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी बाहरी राज्य के जो लोग हैं, खासकर जिनकी रुचि साहित्य में है और पठन पाठन में है, घूमने में है, वो लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। वो देखा है उन्होंने पिछले कल की मीडिया रिपोर्ट से, और उनका ये अब आग्रह है कि अगली बार वो शामिल होंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम आपको देख रहे हैं, आप एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, अनेकों पुरस्कारों से आप नवाजे गए हैं। आप एक हिमाचल प्रदेश का या इतना बड़ा नाम है, या यूँ कहें कि आप हिमाचल प्रदेश की एक शान है। साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आप साहित्यकारों की एक नई पीढ़ी भी तैयार कर रहे हैं। और बाबा भलकू जैसा जो बहुत बड़ा योगदान है, अगर आपकी ये यात्रा ना होती निरंतर, तो हो सकता है कि 7-8 साल में जिन पीढ़ियों ने बाबा भलकू के बारे में जाना, वो विस्मृत कर दिए जाते, भुला दिए जाते बाबा भलकू। तो आपने इन चीज़ों को भी ताज़ा रखा है और ज़्यादा आप किसी के सहयोग की भी उम्मीद नहीं करते हैं। और पिछले कल आपने रेल यात्रा
में आपने गोष्ठियाँ करवाई और काफ़ी सफल आपका कार्यक्रम हुआ, और आज आप दूसरे दिन का जो पड़ाव है ये है कुफरी में, और पीछे एक गोष्ठी चल रही है। और अभी हम इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर भी ये चाहत होगी कि हम आपके साथ साथ बाबा भलकू के गांव चलें, तो आप आगे का कार्यक्रम जरूर बता दें। नहीं, सबसे पहले तो आपने प्रसिद्ध विख्यात ये जो नाम दिए, मैं इससे सहमत नहीं होता कभी भी नहीं, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मतलब हिंदी के लिए समर्पित है हम, और हम मैं अभी भी पाठ्यपुस्तक सीखता रहता हूँ सबसे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हालांकि अब ग्रुप में अकेले ही प्रेस नोट देना पड़ता है, अब नाम तो मतलब एक का ही आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सब हमारे साथ रहे। और हिमालय मंच एक ऐसा मंच है कि ये मैं मंच नहीं बोलता, इसको परिवार बोलता हूँ। मतलब मैं उनके नाम लेना चाहूँगा कि भूल भी जाता हूँ मैं नाम। आप देखो कि हमारे साथ जो 18 से जो लोग जुड़े, मतलब 10 से 15 से 17 से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारे सबसे सक्रिय महिला सदस्यों में दीप्ति सारस्वत जी हमारे साथ हैं, वंदना राणा हमारे साथ हैं, और स्नेह नेगी हमारे साथ हैं। और आप देखो मंडी से प्रियवदा हर बार आ जाती है, अभी रसना पठानी आवाज़ नहीं आ पाई, वो कल की यात्रा में थी। और फिर कुछ और महिलाएं हमारे साथ इस बार जुड़ी हुई हैं, जैसे हेमलता जुड़ गई है, और फिर ये एक सीमा गौतम जो बाहर से आई हुई है वो जुड़ी हुई है, बाहर से मधु कुलश्रेष्ठ के साथ उनके मिसेज भी हैं, और बाकी विजय लक्ष्मी नेगी हमारे साथ वरिष्ठ लेखिका हैं, वो भी ये महिलाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि महिलाओं को बड़ा योगदान रहता है हमारे साथ सहयोग में। देवकन्या ठाकुर हैं, और फिर हमारे जो कल्पना गांगटा और अनीता शर्मा, कई लेखिकाएं जो इस बार नहीं आ पाई, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वरिष्ठ सदस्यों में आप देखो हमारा जगदीश कश्यप जी हैं, जो सबसे वरिष्ठ हमारे बीच हैं, शांति स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ हैं, और फिर ये जगदीश अनरोट मेरे बेटे, ये वो कितना वो काम करते हैं, आप भी सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश बाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी तो डॉक्टर करम सिंह जी इस बार नहीं आ पाए, मतलब कई लोग नहीं आ पाए इस बार। फिर भी ये हमारा इस बार देखो जो नए सदस्य वरिष्ठ सदस्य हमारे जुड़े, सलील शमशेरी जी जो कितने क्लास 1 ऑफिसर हैं, वो जो सेवानिवृत्त हुए SJVN से, वो जुड़े हुए हैं। और आप वहाँ से प्रोफेसर हूपनाथ सिंह जी मुंबई से हैं, डॉक्टर गरत वहाँ से हैं, प्रमोद जी हैं, रमन मिश्र जी कितने वरिष्ठ हैं, अपना पब्लिकेशन चलाते हैं, और साहित्य केंद्र में है, वो साहित्य के केंद्र में वहाँ से हरीश मोंगा जी है, कितने चिंतक हैं, सुलझे हुए हैं। वहाँ से मधुर कुलश्रेष्ठ और उनकी जो पत्नी है राजेश अरोड़ा जी, आप देखो कितने अच्छे पोइट और रंगमंच को समर्पित है, कितने नाटक वो खेलते हैं। तो वो अब वहाँ से अनिल शर्मा हमारे सक्रिय सदस्य हैं, और फिर दक्ष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और बहुत से लोग हैं जो नाम भी छूट जाते हैं कई बार। और वहाँ से कुमार सेन, और वहाँ से तो है ही ये लोग। तो एक हमारा ये ग्रुप, इनके बगैर हिमालय मंच नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने सभी साहित्यकारों का परिचय भी हमें करवा दिया, अब हम इन सब से भी जानेंगे इनके अनुभव, लेकिन आप जरूर इसे वार्ता को हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे रोक रहे हैं, और आपसे बातचीत अभी जारी रहेगी जब तक हम झाझा नहीं पहुँच जाते हैं। धन्यवाद। तो आप बताएं कि अब क्या इसके बाद अब इसके बाद हम चाइल पैलेस जाएंगे, जी। इनको पैलेस दिखाएंगे, क्योंकि महाराजा पटियाला का वो एकमात्र हेरिटेज होटल चाइल में है। तो ये भी कहा जाता है कि जब वो यहाँ से निष्कासित अंग्रेज़ों ने उनको किया था किस कारणवश, तो शिमला के मतलब उसी हाइट पे उन्होंने वो मतलब चाइल्ड पैलेस को बनाया था। उसमें महारानी सूट आज भी महफूज है, वही हेरिटेज चीज़ें उसमें हैं। उसको हम परिसर को देखेंगे, फिर वहाँ भोजन करके फिर हम झाझा गाँव जाएंगे। 3 बजे हमारी गोष्ठी है, और वो पुश्तनी गाँव है बाबा भलकू का। उनका एकमात्र, सारे नए मकान बन गए हैं, लेकिन उनका एकमात्र घर है जिसको हम देखते हैं। उनका कमरा भी महफूज है, अभी उनकी 6ठी पीढ़ी के परिजन है, और हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं आज, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो वो भी एक नया हमारा फीचर जुड़ गया है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा अभी आयोजन होने वाला है। अभी इस यहाँ कुफरी के इस ललित कैफ़े से आप चाइल जाने वाले हैं, और चाइल के बाद झाझा जाएंगे, वहाँ उनके परिवारजनों से मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। तो ये सारी गतिविधियाँ भी हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।